प्रधानमंत्री मोदी आज 3 दिनों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। आज और कल वो पोलैंड में रहेंगे और फिर 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। 45 साल में ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गया है। यूक्रेन के इतिहास में भी ये पहला मौका है जब भारतीय प्रधानमंत्री कीव में होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा नहीं, दोनों देशों में युद्ध से भारी तबाही मची है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे को युद्ध विराम की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी का ये दौरा शांति का पैगाम साथ लेकर आएगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर यूक्रेन में रहने वाले भारतीय भी बेहद उत्साहित हैं। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए थे। रूस के बाद प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को भारत की कूटनीतिक विजय के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूरोप में फिर हिंदुस्तान की धमक दिखेगी। For me, India is the biggest democracy in the world. अमेरिका भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से नजरें नहीं हटा पाएगा। एक दौरा जिस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी नजरें होंगी। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो भारत सरकार है वो ये दिखाना चाहता है कि उनका पार्टनरशिप दोनों वेस्ट से है, लेकिन रूस से भी है। दरअसल आज से प्रधानमंत्री मोदी का मिशन यूरोप शुरू हो रहा है। वो शुरुआत में 2 दिन पोलैंड और फिर 1 दिन यूक्रेन में रहेंगे। ये ऐतिहासिक मौका है। भारत के कोई प्रधानमंत्री 45 वर्षों में पहली बार पोलैंड की यात्रा पर होंगे। इसको लेकर वहाँ पलके बिछाकर इंतजार हो रहा है। भारतीय समुदाय के लोग उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अपने पोलैंड दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के राष्ट्रपति एंड्रजेस सेबेस्टियन टूडा से मिलेंगे। साथ ही वो भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ये बहुत ही एक्साइटमेंट है इवन हमारे में और यहाँ के लोगों में भी। मैंने अपनी मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए उस दिन, तो मेरी मैनेजर ने भी मुझे यही कहा। इवन दो वो इंडियन नहीं है तो भी उन्होंने ये कहा था कि सच्ची मोदी यहाँ आ रहे तो हम मिल सकते हैं। मतलब पोलिश होकर भी इतना एक्साइटमेंट है उन्होंने। और जब इंडियंस की बात करता है तो बहुत सारे लोगों ने जो लिंक भेजी थी उसमें रजिस्टर कर दिया है कि हमें मिलना है, हमें मिलना है। प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को लेकर पोलैंड में भारतीय नौकरी पेशा और कारोबारी भी काफी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक इससे दोनों देशों के लोगों को रोजगार और कारोबार के अच्छे मौके मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। हमारे अलावा यहाँ पे 50,000 से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, उनके लिए बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। फायदे की बात यह है कि नए अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे और इंडिया हाईलाइट होगा पोलैंड के लिए भी, एंड सेम वाइस वर्सा पोलैंड के लिए भी बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जिनको इंडिया ग्रो होना है वो भी एक डोर ओपन हो जाएगा। इसका खुशी हम बयां भी नहीं कर सकते कितनी खुशी है, क्योंकि हर वक्त जिसको मोदी जी को, जिसने भारत को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे जैसे कि पोलैंड है वहाँ पे पता नहीं था किसी को इंडिया कौन है, इंडियन क्या है। अभी सब लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी, वो इस तरह से जानते हैं अभी सब यहाँ पे। पोलैंड के इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन भी जाएंगे। पहले वो जुलाई में रूस गए थे, अब वो जंग के बीच ही यूक्रेन पहुंचेंगे। यानी ये भारतीय कूटनीति की भी बड़ी जीत है। रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्ष भारत की अहमियत समझते हैं। खुद पश्चिमी देशों की निगाहें इस सबसे अहम दौरे पर हैं। और मुझे लगता है शायद ये जो लोग भी सोचते हैं यहाँ के यूक्रेनियन की मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का नाम है इस समय पूरी दुनिया में, एक गद्दावर नेता है वो। मुझे लगता है सब लोग जैसे बोलते हैं यूक्रेनियन, मैं अपनी इंडियंस को नहीं कह रहा हूँ, यूक्रेनियन लोग बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद युद्ध पे विराम लगेगा। शायद मुझे लगता है मोदी जी के हाथों से ही ये काम होना है और ये एक इतिहास बनेगा कि इंडिया से प्राइम मिनिस्टर आए मोदी जी और उन्होंने युद्ध पर विराम लगवा दिया। With the arrival of Prime Minister, like it will give boost to our bilateral relations. Like it will increase, like between individual to individual relations also, and it is great. We are quite enthusiastic about Prime Minister. भारत यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 3 दशक बाद ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर पहुंच रहे हैं।
अपने दौरे में पीएम मोदी वहां शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, निवेश और मानवीय मदद समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। साथ ही पीएम मोदी वहां भारतीय समुदाय के बीच भी समय बिताएंगे। इसके अलावा वो भारतीय मेडिकल छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। जाहिर है अगले 3 दिन यूक्रेन, रूस, अमेरिका, पोलैंड और दूसरे कई पश्चिमी देशों की सांसें थमी रहेंगी। भारत का एक एक कदम दुनिया में मायने रखता है। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन दौरा अपने आप में बहुत खास है। कई मायनों में इसको खास भी माना जा रहा है। पोलैंड में भारतीय मूल की राजदूत हैं नगमा मलिक। उन्होंने इस दौरे को लेकर पीएम मोदी के, नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है, वो सुन लेते हैं जरा। जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, इनमें मजबूती आएगी, एक डेप्थ आएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे आर्थिक रिलेशंस भी अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, और पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, क्लोज हैं, पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं। और असल में ये जो साल है, ये 70वां साल है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, इंडिया और पोलैंड का। तो इन सब एक नींव तो बनी हुई है, वो ठीक है, लेकिन पीएम के इस वक्त आने से, टॉप लीडरशिप से बात करने से, मुलाकातें करने से और इन सारे मेमोरियल्स के यहाँ जाने से, जाम साहब का मेमोरियल है, जिनको यहाँ पे अच्छे महाराजा या दयालु महाराजा कहते हैं, दोब्रे महाराजा, तो इनके यहाँ जाके, कोल्हापुर मेमोरियल के यहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री भारत के होंगे जो इन मेमोरियल्स में जाके अपना श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, पहले प्रधानमंत्री रहेंगे वो। तो डेफिनेटली वो जो इंडियन पोल्स हैं, जिन पोलिश लोगों ने अपना बचपन वहां इंडिया में गुजारा 1940s में, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम है, आई एम इन टच विद देम, कि पीएम आ रहे हैं, हमारे इन मॉन्यूमेंट्स में हमसे मिल रहे हैं। तो इन सब वजहों से मैं कह सकती हूँ कि हर तरह से हमारे रिलेशंस को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट्स, इन्वेस्टर्स, इंडोलॉजिस्ट यानी संस्कृत के विद्वान हैं यहाँ पे, हिंदी और संस्कृत के, जिन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, उन पे हमारे सारे जो पुराने रामायण, उपनिषद, वेद, उन सबको ट्रांसलेट किया है पोलिश स्कॉलर्स ने, पोलिश विद्वानों ने, संस्कृत से डायरेक्टली पोलिश में। ये परंपरा यहाँ पे 130-140 बरस से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट है और कितना ज्ञान है यहाँ पे, एक ज्ञान का एक सागर है। तो प्राइम मिनिस्टर जी इन इंडोलॉजिस्ट से भी मुलाकात करेंगे और यहाँ के पोलिश कबड्डी कैप्टन, मेल एंड फीमेल टीम के जो कैप्टन हैं, उनसे भी मिलेंगे। तो पीएम हर किस्म के लोगों से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में होंगे। उनके इस दौरे को लेकर कीव में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्र बेहद उत्साहित है। रूस से युद्ध के दौरान इन छात्रों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे ही कुछ छात्रों से बात की हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने। इस समय हम लोग यूक्रेन की राजधानी कीव के एक सुपर स्पेशलिटी अहमद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर कई भारतीय छात्र छात्राएं पढ़ भी रहे हैं और डॉक्टर्स भी हैं। यही वो अस्पताल है जिसको कुछ समय पहले एक रूस की मिसाइल में अटैक भी में निशाना बनाया गया था। और मेरे साथ ये ग्रुप ऑफ इंडियन डॉक्टर्स हैं या एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या आपको कुछ उम्मीदें हैं उनके आने से? हाँ, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। हम लोगों ने नाम वगैरह भी लिखवा दिया है एंड आई होप हम मिले। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं। तो अभी हमारे लिए ये है कि यहाँ पे हम आए, इतने डेंजरस सिचुएशन में फिर से हम वापस आए। तो बस ये उम्मीद है कि इंडिया में दिक्कत ना हो, हमें थोड़ा कॉम्पनसेट वगैरह हम करे हैं। इवन दो ब्लैकआउट हुआ है, साइरन्स वगैरह बजे, तो हम एक्सटेंड कराए। वीकेंड्स वगैरह पे थोड़े टाइम पे हमारे टीचर्स को हम बोलते थे तो वो लोग कर देते थे, ओके ठीक है इफ़ यू आर रेडी कम बोलते थे। तो
हमने कंपनसेट किया है, तो हमें थोड़ा ऐसा मुश्किलें ना फेस करने पड़े इंडिया में। भारत में आपको क्या मतलब जो प्रधानमंत्री से कुछ डॉक्टर्स मिलना भी चाहते हैं, छात्र छात्राएं मिलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं जिससे उन्हें निजात मिल सके, खासतौर पर जब भारत लौटे हैं? मतलब ये है कि जैसे इन्होंने कहा है कि कंपनसेशन, क्योंकि जो बाहर से छात्र छात्रा पढ़ के आते हैं तो थोड़ा उनको अच्छे नज़र से नहीं देखते, और ऊपर से जैसा भी वॉर हुआ है, ये सब हुआ है, तो कंपनसेट तो हमने किया है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो बस हमारी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर जी से कि हमने जो कंपनसेशन किया है जो वो हमें मतलब एक्सेप्ट हो जाए हमारा बस। तो बहुत सारी उम्मीदें इन छात्र छात्राओं को, इन बडिंग डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की इस यात्रा से। मतलब यहाँ के लोगों को भी और भारत के लोगों को भी एक शांति बहाली हो, और ये जो छात्र छात्राएं भारत एक बार लौटे तो इनको जब ये अपनी परीक्षा दे लें तो उसके बाद इन्हें अच्छा जीवनोपार्जन के लिए मार्ग मिल सके, यानी डॉक्टरी भारत में कर सके, उसमें समस्याएं ना आए, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध इन्होंने देख लिया है, आगे जीवन एक और युद्ध न हो। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में जंग लगातार जारी है। रूस के निशाने पर राजधानी कीव है, और अब जब प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं तब भी कीव में रात के वक्त सायरन सुनाई दे रहे हैं। इन सायरन का मतलब है कि कहीं ना कहीं कीव या कीव रीजन पर रूस की तरफ से हवाई हमले किए जा रहे हैं। बताया गया है कि कीव में बीती रात 6 घंटों में 4 बार सायरन बजा। इस वक्त यूक्रेन में कीव में सुबह के 4 बजे हैं। चारों तरफ अंधेरा है और ये आज रात का चौथा एयर रेड सायरन है। परसों यहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, और इस वक्त जो टेंशन है यूक्रेन और रूस के बीच में वो अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी उसने हमला किया है रूस की टेरिटरी के ऊपर। कर्स्क एरिया में वो रूस के अंदर घुस गए हैं, और उसके बाद से लगातार रूस पिछले 8 से 10 दिन तक लगातार हर रात बमबारी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, मिसाइल से हमला कर रहा है, और कीव इसमें शामिल है। और आज जबकि सिर्फ 48 घंटे बचे हैं प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने के, इस वक्त यहाँ लगातार आप सुन सकते हैं ये एयर रेड सायरन बज रहा है, और ये आज चौथी बार है इस रात को, पिछले 6 घंटे में ये चौथी बार है कि एयर रेड सायरन बजा है, जिसका मतलब ये है कि कीव पर कहीं ना कहीं इस वक्त, कीव या कीव रीजन में कहीं ना कहीं इस वक्त हवाई हमला हो रहा है, रॉकेट या मिसाइल से हमला हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बाहर अंधेरा है, लेकिन सायरन इस वक्त बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब बात इसरो की, जिसने देशवासियों को एक गुड न्यूज दी है। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। सरकार के अप्रूवल मिलते ही चंद्रयान का अगला मिशन तैयार कर दिया जाएगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के मुताबिक अगले 5 साल में 70 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। नए मिशन की तैयारियों में जुटा इसरो। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अगला कदम तैयार। चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन भी पूरा। अंतरिक्ष में दुनिया देखेगी भारत का नया कमाल। Chandrayaan 4 and 5 are in the design completed and we are seeking approval of the government. इसरो चीफ एस सोमनाथ ने देशवासियों को गुड न्यूज दी है। सोमनाथ ने ये जानकारी दी है कि इसरो ने अगले चरण के मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। अब बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है। चंद्रयान 4 मिशन चांद की सतह से पत्थर और मिट्टी के सैंपल लेकर आएगा। इसमें सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसे अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजा जाएगा। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। ये काम इसरो पहली बार करने जा रहा है। दरअसल इसरो अपने हर मिशन को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसमें एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है। इस स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही अगले 5 साल में इसरो 70 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। We are looking at building the Bharatiya Antariksha Station. That station will have 5 modules. The first module launch is scheduled by 2028. That design is also completed. I have a full report which is again submitted to government for approval now. इतना ही नहीं, इसरो एक और मिशन की तैयारी में भी है।
दरअसल चांद पर इंसान को उतारने के मिशन पर भी काम किया जा रहा है। Then we have a mission to go to moon, land human being on the moon. That, of course, it takes time. 2040 is the time, but so we are looking at the steps and capability development in terms of technology until we reach that. That process will be initiated after a few years from now. But the initial investment that are needed to create the technology is already being put up to government. तो इसरो ने अपने पहले एक्शन प्लान का खाका तैयार कर लिया है और वो इसे सफल बनाने में अभी से जुट गया है। यकीनन ये मिशन देश को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के नेहरू तारा मंडल में नेशनल स्पेस डे की तैयारी चल रही है। वहां इसरो की तरफ से 2040 की तैयारियों की झलक दिखाई गई, जिसके तहत चांद पर कॉलोनी का मॉडल बनाया गया है। मतलब चांद पर घर है, रिसर्च लैब है और सैटेलाइट लॉन्च पैड भी है। मतलब इसरो के 2040 का विजन आपको यहां देखने को मिल सकता है। अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि मैं चांद की सतह पर मौजूद हूं और वैसा ही महसूस कर रही हूं जैसे चांद की सतह होती है, तो शायद आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अभी देश तैयारी में लगा हुआ है। साल 2024 तक भारत से लोग चांद पर पहुंचे, चांद पर कॉलोनी बनाई जाए और चांद का इस्तेमाल किया जाए सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग पैड की तरह। ये उस विजन को दिखाता है। ये सरफेस ठीक वैसी ही बनाई गई है जैसी चांद की सरफेस होती है। इतना ही नहीं, यहाँ जो ये अभी आप मिट्टी देख रहे हैं, ये चांद की मिट्टी जैसी है, जिसे वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने बनाया है, यानी चांद की सतह बनाने की कोशिश की गई है। दरअसल भारत इस साल चंद्रयान 3 की सफलता को 1 साल पूरा कर लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी कहा था कि अब हम हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएंगे और नेहरू प्लेनेटेरियम में उसकी एक झलक दिखाई जा रही है। यानी आज से 16 साल बाद 2040 का विजन और उसके बाद का विजन, चांद पर किस तरह से कॉलोनी बनी होगी, लोग रह रहे होंगे, कैसे वहां हम स्पेस में पहुंचकर सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, वो तमाम चीजें, तैयारियां कैसे होंगी। यहाँ पर स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ मौजूद है। सर, तो मैं जो ये विजन देख रही हूँ, मैं इसे 2040 का कहूँ या 2040 के बाद का और उसके बाद का? जी बिल्कुल, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जो हमारे इसरो के डायरेक्टर हैं श्री सोमनाथ सर, उनका विजन है कि वो 2040 पर पहले भारतीय को लैंड करवाना चाहते हैं। तो जब भारतीयों को लैंड कराया जाएगा, ऑब्वियसली उसके बाद भी जो है अन्य लोगों को वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे जाके एक कॉलोनी या बेस टाइप हम सेटअप करने का प्रयास करना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2040 के भी कुछ वर्ष बाद का हमने यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन बनाया गया है। चांद की सतह पे है तो थोड़ा संभल के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चांद की सतह। पहले थोड़ा सतह के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, ये सतह जो है, जो हमने हमारे चंद्रयान 3 के मिशन ने डिस्कवर किया था कि हमारा जो चांद की सतह है वो बहुत ही ज्यादा स्वम्पी होगी, उसमें थोड़ा सा गीलापन, थोड़ा सा मॉइस्चर जो है होगा, जिसकी वजह से जब हमारे चक्के ने हमारे देश का जो राष्ट्रीय एम्बलम है वो इम्प्रिंट करने की कोशिश करी थी, तो वो नहीं हो पाया था। हमने वही टेक्सचर देने की बिल्कुल कोशिश करी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बनाया गया है वो ये एक ऑब्जर्वेटरी हमने बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ से लोग जो है टेलीस्कोप लगा के अन्य ग्रहों को और अन्य चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बना रहे हैं काफ़ी मेहनत से सारे। अब जैसे यदि आप दिल्ली में आते हैं तो सबसे पहले आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो यदि आप चांद पर जाएंगे तो सबसे पहले आप लैंड करेंगे लॉन्च पैड पर। तो एक हमने एयरपोर्ट जैसा लॉन्च पैड यहाँ पर बनाया है जहाँ से हम चांद पे आना या जाना कर सकते हैं। शिव शक्ति पॉइंट की हमने ये एक विजुअलाइजेशन बनाई है। और अब बात विनेश फोगाट की। पेरिस से भारत लौटने पे पहलवान विनेश फोगाट का दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जोरदार स्वागत हुआ था और अब उन्हें गोल्ड मेडल भी मिलेगा। हालांकि गोल्ड ओलंपिक का नहीं होगा, बल्कि खाप पंचायतों की ओर से दिया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में कुछ खाप पंचायतों की एक बैठक में ये फैसला लिया गया। कहा जा रहा है कि विनेश को वैसा ही गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा जैसा ओलंपिक में होता है। भले ही पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक में गोल्ड न जीत पाई हों, लेकिन भारत लौटने के बाद देशवासी उन्हें गोल्ड मेडल पहनते हुए देख सकेंगे। दरअसल हरियाणा के रोहतक में कुछ खाप पंचायतों की एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि वो विनेश को गोल्ड देकर सम्मानित करेंगे।
दावा है कि इसके लिए गोल्ड मेडल ठीक उसी तरह का बनवाया जाएगा जैसा ओलंपिक में होता है। 25 तारीख को सरोव खाप द्वारा उनको गोल्ड मेडल द्वारा उनको रिवार्ड दिया जाएगा और जो भी खापें हैं अपनी तरफ से जो कर सकती है मान सम्मान में उनके लिए यहाँ पर हजारों की संख्या इकट्ठे होंगे और बेटी के मान सम्मान को और आगे बढ़ाएंगे। उनको हम जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिया जाता है उसी तरह का गोल्ड मेडल बनवाएंगे और उस पर सरोव खाप भारत लिख के उनका गोल्ड मेडल बनवाया जाएगा। ये सम्मान समारोह 25 अगस्त को इसी नांदल भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत की कई खाप पंचायतों के प्रधान और प्रतिनिधि शामिल होंगे। विनेश को ओलंपिक के फाइनल से ठीक पहले ओवरवेट बताकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। समारोह ये होगा जी, ढोल नगाड़ों के साथ बेटी का स्वागत करेंगे। भव्य स्वागत नांदल भवन बोहर में होगा। ये इसमें सर्व खाप शामिल होंगी। इसमें ना कोई नेता होगा ना कोई और, सिर्फ खाप चौधरी और तपे होंगे। समस्त भाईचारा होगा, समस्त खापे होंगी। तो भले ही देश की बेटी विनेश फोगाट इस बार ओलंपिक में गोल्ड न जीत पाई हो, लेकिन आगे वो फिर से देश का नाम रोशन करें। इसके लिए ये सम्मान समारोह उनका हौसला जरूर दोगुना कर देगा। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान जो आतंक को स्पॉन्सर करता है आजकल खुद आतंक से परेशान है, वो भी चूहों के आतंक से। सही सुना आपने कि पाकिस्तान में इन दिनों चूहों का गदर मचा है। पाकिस्तान की संसद में चूहों का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान सरकार ने अब बिल्लियों की फौज तैनात करने का फैसला कर लिया है। आतंक को स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान अब खुद चूहों के आतंक से परेशान है। पाकिस्तान की संसद में चूहों ने ऐसा कदर मचाया कि तमाम सांसद घबराए और परेशान घूम रहे हैं। गधे पालने के मामले में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान बिल्लियों की फौज तैयार कर रहा है। पार्लियामेंट हाउस में चूहा गर्दी से निपटने के लिए शेर की खाला को लाने का फैसला। शिकारी बिल्लियों और निजी शोबे की खिदमत हासिल की जाएंगी। 12 लाख रुपए का बजट मंजूर। गधों की संख्या के बाद पाकिस्तान में चूहों की तादाद भी बेशुमार बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाक संसद में हजारों की तादाद में चूहे मौजूद हैं। संसद में ये चूहे काफी नुकसान कर रहे हैं। चूहों ने कई अहम दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने अहम कदम उठाते हुए संसद में बिल्लियों की तैनाती करने का फैसला किया है। इसके लिए 12 लाख का बजट तय किया गया है। संसद में बिल्लियों को तैनात करने का फैसला पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिया है। इसके साथ ही खास किस्म की चूहादानी लगाने का फैसला भी लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में चूहा गर्दी से निपटने के लिए शेर की खाला को लाने का फैसला। शिकारी बिल्लियों और निजी शोबे की खिदमत हासिल की जाएंगी। 12 लाख रुपए का बजट मंजूर। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक पार्लियामान से चूहे खत्म करने का मिशन। पाकिस्तान की आर्थिक हालात भले ही खस्ताहाल हैं, चीन, सऊदी अरब और IMF के सामने बार बार झोली फैलानी पड़ रही है, लेकिन चूहों के आतंक से निपटने के लिए वहां बिल्लियों की तैनाती के लिए 12 लाख खर्च करने की तैयारी है। कौमी असेंबली के मुताबिक पार्लियामान से चूहे खत्म करने का मिशन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। रोकथाम के लिए जाली लगी खुसूसी कुड़कियां भी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की संसद में चूहों का गदर मचा हो। इससे पहले भी कई पाकिस्तान के सांसद चूहों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते एक चलता फिरता म्यूजिक स्टूडियो। मुंबई में इस स्टूडियो को म्यूजिक ऑन व्हील्स नाम दिया गया है। इसमें स्कूली बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाया जाता है। बस में कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, मतलब बस के अंदर मस्ती की पाठशाला लगती है। हम यहाँ पर एक बस में बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो आज के मुसाफिर या यात्री है, पैसेंजर्स, बहुत ही अलग किस्म के हैं। ये सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एक मोबाइल म्यूजिक बस में म्यूजिक सीखने आए हैं। उसी दौरान हम बात करेंगे द साउंड स्पेस के जो सिंगिंग टीचर्स हैं आरती और प्रतीक्षा से, आज समझने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट साफ तौर पर क्या है और उनका रोल क्या है। आप यहाँ पर एक टीचर है, आप इन बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है और आप यहाँ पर कितने समय से हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी 8 सालों से काम कर रही हूँ।
8-7 ईयर्स से मैं यहाँ पर टीचर हूँ, बट ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है लाइक लास्ट ईयर से, और ये बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम उन्हें म्यूजिक सिखाते हैं। जी, आपकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। आप खुद यहाँ पर एक स्टूडेंट रह चुकी है, आपने म्यूजिक सीखा है और आप आज खुद टीचर बनकर बच्चों को सिखा रहे। क्या कहना चाहेंगे, आपका जो तजुर्बा है, आपका अनुभव या एक्सपीरियंस कैसा रहा है बच्चों के साथ काम करके और साउंड स्पेस के कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होके? तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि जो मैंने सीखा वो मैं आगे बच्चों को सिखा सकती हूँ द साउंड स्पेस की तरफ से। और जो मुझे मतलब हमारे यहाँ क्लासेस वगैरह नहीं होते थे स्कूल में एंड और इनको भी ये है फ्री, ये फ्री ये है, तो इनको फ्री म्यूजिक सीखने मिलता है। हमारा तरीका है कि जब हम एक साथ आते हैं वी सिंग हेलो सॉन्ग्स एंड देन वी गो फर्दर विद अदर थिंग्स लाइक डूइंग ओम, लाइक मेकिंग देम काम, थोड़ा वार्म अप करते हैं उनके साथ, सारे गमा आरोह अवरोह करते हैं एंड देन वी गो थ्रू द सॉन्ग्स। विशाला, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये साउंड स्पेस एग्जैक्टली क्या है और ये कहाँ से ये आइडिया जन्मी थी? एक्चुअली हम एक म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो हमारे लिए म्यूजिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि अगर म्यूजिक नहीं हो तो हमारा दिन खत्म नहीं होता, मतलब इट डजंट फील कंप्लीट। तो इसीलिए हमें लगा कि जो बाकी बच्चे हैं वो तो क्लासेस आ सकते हैं और म्यूजिक का महत्व एंजॉय कर सकते हैं, बट जो ये बच्चे हैं उनके पास म्यूजिक लाना हमारे लिए एक पैशन जैसे बन गया कि उनके पास ये म्यूजिक करने का अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, एंड दैट इज वाई हमने ये मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम शुरू किया है। यहाँ पे आके आप कुछ ऐसा सीखे जहाँ से आप एक्सप्रेसिव बन सके, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सके, और हम ये म्यूजिक द्वारा करना चाहते थे क्योंकि सॉन्ग्स के जो मीनिंग्स होते हैं और जब हम ओपनली गाते हैं या मूवमेंट करते हैं उसमें हमें इतना फन, रिलैक्सेशन ये दोनों चीजें मिलते हैं सो इस तरह से हमने सोचा ये एक स्पेस हम क्रिएट करेंगे। बस के एंड में अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां पर लगाए गए हैं। कुछ टीचर्स जो है यूकेलेली जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर और खुद गाना गाकर भी बच्चों को पूरी तरह इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, मुंबई। और चलिए, वायरल तस्वीरें तो आपने देख ली, अब अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। बजरंग बली की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है, इसे राम धुन पसंद है। राम जी के जीवन के प्रसंग इन्हें खूब भाते हैं, तभी तो इंडिया ही नहीं 7 समंदर पार भी बजरंग बली की महिमा के किस्से सुनाए जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में वीर बजरंगी की एक बड़ी प्रतिमा लगवाई गई है। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची ये प्रतिमा अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। टेक्सास शहर के अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में लगी इस मूर्ति का एक दिन पहले ही अनावरण किया गया। बोलीविया देश के कई शहरों में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग से उठता धुआं दूर से ही नजर आता है। ये धुआं आग की गंभीरता को भी बताता है। धधकते जंगलों से सबसे ज्यादा मुश्किल जंगली जानवरों को है। ये जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हुए दिख जाएंगे। हालांकि वहां फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। लगातार पानी की बौछार से आग की लपटों को शांत किया जा रहा है। वहां फंसे जंगली जानवरों का रेस्क्यू भी जारी है। कई घायल जानवरों का इलाज भी किया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं श्रीलंका में चल रहे जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति की खास तस्वीरें। मित्र शक्ति अभ्यास के जरिए भारत और श्रीलंका के जवान आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। इसके तहत भारत और श्रीलंका की सेनाओं की टुकड़ियों ने इस अंतिम चरण में ऊंचाइयों पर कब्जा किया और स्नाइपर ग्रिड बनाकर पूरे इलाके को स्कैन किया। हमला करने के लिए रास्ता भी साफ किया। शक्ति अभ्यास में K9 डॉग्स को तैनात किया। भारत और श्रीलंका की ये जॉइंट एक्सरसाइज हर साल होती है, जो भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित की जाती है। इस बार ये संयुक्त अभ्यास श्रीलंका में चल रहा है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 12 अगस्त 2024 से शुरू हुआ और ये श्रीलंका के सेना प्रशिक्षण स्कूल मदुरुओयो में हो रहा है। ये अभ्यास 12 से 25 अगस्त तक चलेगा। भारत के 100 से ज्यादा जवान इस अभ्यास में शामिल हैं।
बाढ़ और बारिश की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पहाड़ हो, मैदान हो, तेज बारिश की वजह से नदी नाले और झरने उफान पर हैं। पानी का स्तर कब बढ़ जाएगा ये कोई नहीं जानता, इसीलिए कई बार लोग भारी मुसीबत में फंस जाते हैं। मगर खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम्स अलर्ट हो जाती हैं, एक्शन शुरू हो जाता है, लोगों को बचा लिया जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मॉनसून का प्रहार, पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार। मुश्किलों का भंवर, दांव पर जिंदगी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगस्त के महीने में हालात किस कदर बिगड़ गए हैं। जगह जगह तेज बारिश की वजह से लोगों की जान पर बना रही है। इन सब के बीच जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा, वहां बचाव कर्मी देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। तेज रफ्तार लहरों ने भी इन जवानों के हौसले के आगे हार मान ली है। जहां भी मुसीबत बड़ी है, वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी के जवान लोगों को संकट से निकाल लेते हैं। ये तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां वाल्मीकि आश्रम में दर्शन कर लौटते समय कुछ श्रद्धालुओं के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गईं। दरअसल तमसा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। उसके बाद तेज बहाव के भंवर में ये यात्री फंस गए, जिसके बाद तुरंत एसएसबी की टीम ने मोर्चा संभाला और एक रस्सी के जरिए चेन बनाकर एक एक कर 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले भी एसएसबी के जवानों ने तमसा नदी से 69 लोगों को बचाया था। दरअसल बिहार की नदियों में बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। भागलपुर के कई गांव में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। नवगछिया के गोपालपुर में बना करोड़ों का रिंग बांध टूट गया, जिससे आसपास के कई गांवों को पानी ने अपने आगोश में समेट लिया है। इस मुश्किल हालात के बीच प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में जुटी है। अभी तो पानी का फैलाव हुआ है, तो लोगों को हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, कई नावें हैं, ये सारी नावें चल रही हैं। लोगों को हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं और ऊंचे स्थल पे भी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप ऊंचे स्थल पे चलिए। जो ऊंचा स्थल है, चिन्हित स्थल है, वहाँ जाएंगे। हालात कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हार नहीं मानने के जज्बे से कई जिंदगियों को बचाया जा रहा है। इन रेस्क्यू टीम के साथ आम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिहार ही नहीं, राजस्थान के कई जिलों में भी कमोबेश यही हाल है। ये तस्वीरें पाली जिले की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में 2 लोग फंस गए। इस खौफनाक मंजर को देख वहां मौजूद लोगों ने अपना हौसला नहीं खोया और एक शख्स और उसके बेटे को तेज धार से सकुशल बाहर निकाल ले आए। जाहिर है देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से मौसम खराब है, चुनौतियां बेहिसाब हैं, मगर जिंदगी को बचाने का मिशन लगातार चल रहा है, क्योंकि हर जिंदगी जरूरी है। बगहा से गिरीन्द्र पांडे और नवगछिया से सुजीत कुमार के साथ पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फट रहा है, तो कहीं बाढ़ बारिश की वजह से नदियां उफान पे हैं। त्रिपुरा, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक पानी का जोर देखने को मिल रहा है। देखिए आप भी ये रिपोर्ट। कहीं बादल फटा, कहीं लैंडस्लाइड हुई, नदियों नालों में उफान। शहर दर शहर से आ रही बाढ़ बारिश की तस्वीरें। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें त्रिपुरा की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी लोगों को डरा रहा है। भारी बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लगातार बारिश के कारण हावड़ा, धलाई, मुहुरी और खोवाई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
शांतिर बाजार के देवीपुर एडीसी गांव में भी लैंडस्लाइड से बड़ा नुकसान हुआ। लोग काम फील्ड पे लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए, लैंडस्लाइड जहाँ वहाँ रोड क्लियर किया जाए, जहाँ पावर लाइन खराब है वहाँ स्टोर किया जाए, ये चल रहा है। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो IMD ने अभी जो फोरकास्ट दिया है, उन्होंने बोला है चूँकि आप जानते हैं एक्टिव मानसून का सीजन है, तो इसमें लगभग लाइट टू मॉडरेट यानी थोड़ा बहुत बारिश होने की अभी भी संभावना है, और उसकी वजह से साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी है और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। यानी मुश्किल चुनौतियों के बीच त्रिपुरा सरकार लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है, लेकिन अभी त्रिपुरा के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण यहां और बारिश होगी। त्रिपुरा ही नहीं, उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश की मार देखने को मिली है। बादल फटने से मची तबाही के निशान हल्द्वानी में जगह जगह देखने को मिले। आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा बिहार, गायत्री बिहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और JCB मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। दरअसल उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। रामनगर में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोग सही सलामत बच गए। वहीं राजस्थान के अलवर में इस साल झमाझम बारिश के चलते 8 साल बाद सिली सेड़ झील लबालब भर गई है। ऐसे में झील के आसपास के सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए आसपास के इलाकों में सिविल डिफेंस और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अभी आसमानी आफत का दौर रुकने वाला नहीं है, लेकिन सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये संकट का दौर जल्द थमेगा। रेशमी देवनाथ और राहुल सिंह धर्मवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक गांव ऐसा है जहां नेचुरल फ्रीज है। इस गांव के लोग बिजली से चलने वाले फ्रीज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि झरनों के पानी से कुदरती फ्रीज का उपयोग करते हैं। कैसे करता है कुदरती फ्रीज और क्या है इसकी खासियत, चलिए आपको दिखाते हैं। आज के आधुनिकीकरण के दौर में जहां लगातार एक डिबेट चलता है मैन वर्सेस नेचर या मैन वर्सेस एनवायरनमेंट, वहीं कुछ ऐसी जगह भी हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि वो प्रकृति जो है उसको भी बचा रहे हैं और अपना रोजगार भी कमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दुदरन विलेज, जो कि एक बहुत खूबसूरत छोटा सा गांव है नियंत्रण रेखा के पास बारामूला में। खूबसूरत इसलिए क्योंकि बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच बसा है, छोटा सा है और आसपास जंगल है, आसपास झरने हैं और पहाड़ों के बीच में है। तो जहां लोग उसको अपनी उसकी खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं, वहीं आजकल वो अपना जो एक नेचुरल फ्रिज है, यानी कि नेचुरल जो कोल्ड स्टोर उन्होंने बनाए हैं, पहाड़ों में जो है जगह क्रिएट करके कोल्ड स्टोर बनाए हैं। ठंडा इस तरीके से होता है कि जो झरने का पानी आता है, स्प्रिंग वाटर जो आता है, चश्मे का पानी, ठंडा पानी नीचे आता है इन केव से होते हुए, इन छोटे छोटे जो इन्होंने कमरे बनाए हैं इनसे होते हुए जो है वो जाता है। तो वो एक कूलिंग एजेंट यानी कि ठंडा करने का जो है एक तरीका बनता है। और ये तरीका जो है ये गांव के लोग पिछले 100-150 साल से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकृति को बचाना चाहते हैं, नेचर को भी बचाना चाहते हैं और इसीलिए बिजली उनके पास है, लेकिन वो जो फ्रिज है या फ्रीजर है वो नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका जो है प्रकृति पे गलत असर होता है। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोठा नहीं है सर, ये फ्रिज है। हम सर इसी को बनाते हैं सर, ये जमीन के अंदर बनाते हैं। ये चश्मे पे बनता है सर, चश्मे की पानी ठंडा होता है। ये उस पे बनता है सर इसलिए कि ये ठंडा रहे। फिर हम सर दूध लेते हैं गाय से, फिर इसमें रखते हैं सर जमाने के लिए। तो उसको दही जब बन जाता है सर, फिर उसको ले जाते हैं घर में, फिर उसको निकालते हैं सर मक्खन निकालने के बाद उसको सर मक्खन को घी बनाते हैं।
फिर वो बेच देते हैं। बस सर, बस हमारा यही काम है। बहुत खूबसूरत गांव, लेकिन जो उनका तरीका अपना व्यवसाय आगे चलाने का, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। मिल्क विलेज यानी कि दूध का गांव माना जाता है ये उत्तरी कश्मीर का। और इस तरीके से जो है, जो एक प्रकृति को जो है बचाने के लिए इन्होंने अपना तरीका, अपना ट्रेडिशन अलाइव रखा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है उस गांव की देश और दुनिया में मशहूर होने के लिए। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि वो सफलता का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिली होगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए JMT।